किया? नेहरू जी ने इस देश में IIT बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया। हम लोगों ने नहीं किया। ताली बजाइए, ताली। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू 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 मैंने थोड़ी ना किया यार। आपने बुढ़वा वाले की बातें करोगे? अरे बुढ़वा कहाँ है? बुढ़वा कहाँ है? मैं बुढ़वा नहीं हूँ। मैं दोनों को कह रहा हूँ। मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ तो सही नाम है। गलत नाम है तो बोलिए। आगे चेक कर लीजिए। आगे थोड़ा सर्वके स्वयंभू ठेकेदार, फर्जी ढोंगी हिंदू को कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू। कम से कम हिंदू तो बोल देंगे। यहाँ पे हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू ही नहीं होते हैं। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते। हिंदू है ही नहीं। कैसा आदमी है ये? कैसा आदमी? राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू। राहुल गांधी कहाँ से हिंदू हो गए? हिंदू ना माँ हिंदू कहाँ से हिंदू हो गए भाई? इम्पोर्टेड होता है क्या हिंदू? बजट का कोई भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह बिचिया के वो खैनी खा के मत बोलो। बजट आप लोग तो वाइन कल्चर में वाइन कल्चर नहीं होते। देसी आदमी खाता है यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए वाइन। अब ये एक महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत महिलाओं के खैनी बोलेंगी। महिलाओं के वाइन नहीं सुनेगी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज का एपिसोड पप्पू की पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और टोटी चोर पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और चमचों में टॉप लेवल के आशुतोष को लेकर होने वाला है। तीनों को बारी बारी से जमकर कूटा गया है, इसलिए वीडियो बेहद ही शानदार है। आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। ट्रंप जी को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? ट्रंप जी रोज कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, रोज डेली, और पूरी दुनिया में अब उनको लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अरे भाई सीरियसली तो हमारे प्रधानमंत्री उनको लेते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, भक्तगण यहाँ पर हवन करा रहे थे, यज्ञ करा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे कि ट्रंप जी इलेक्ट करें। तो जब ट्रंप जी बन गए माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हम थोड़ी कहते हैं। और ये भी तो सच है ना कि उनके टैरिफ के बावजूद हम लोग झुके नहीं। ये भी तो सच है ना, आज तक टैरिफ हमारे ऊपर लगे हुए हैं, इकोनॉमी हमारी 7+ से जा रही है और चुनाव पे चुनाव ये सरकार जीतती जा रही है, बीजेपी जीतती जा रही है। जी, मुझे थोड़ी सी इस बात का दुख है कि आप जैसे प्रबुद्ध एंकर 7% इकोनॉमी को अच्छा मान रहे हैं। इस देश की इकोनॉमी को 8.2% पे ग्रो करना पड़ेगा हर साल अगले 21 साल के लिए, अगर आपको विकसित भारत बनना है 2047 में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये सरकार और बीजेपी रूलिंग पार्टी सारे चुनाव जीत रही है। उनको पता है कि जनता हमारे साथ है, जनता का विश्वास है सरकार में। इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझती है। जितने टाइम हम यहाँ पर हैं, मुद्दों पर चर्चा हो, करके आक्षेप लगाने का क्या मतलब? ठीक है, तो फिर मुद्दों पर ही हो जाए। मैं कह रहा हूँ आपके नेता डेड इकोनॉमी बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद। आप इकोनॉमी समझती हैं, थोड़ा आज अपने दर्शकों के लिए बता दीजिए ना, देशवासियों के लिए, डेड इकोनॉमी है क्या? मैं आपको बताती हूँ डेड इकोनॉमी क्या है। डेड इकोनॉमी ये है कि जो सरकार की रेवेन्यू रिसीट है, जो सरकार का राजस्व आता है, सरकार के स्रोत ऑफ इनकम होते हैं, सरकार का राजस्व आता है। 2025-26 में सरकार का जो राजस्व था वो 78,000 करोड़ घट गया, कटौती करनी पड़ गई। क्यों घट गया? क्योंकि ये स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। रुको जरा, सबर करो। विडंबना ये है कि आप लोग यहाँ सब कोई बैठे हुए हैं, नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद गए आप लोग? गाजियाबाद जाते समय बगल में कूड़े का पहाड़ देखा है? बदबू मारता है ना? अरब का इत्र ला के भी डाल दीजिएगा उस कूड़े के पहाड़ पे, क्या सुगंधित हो जाएगा? नहीं होगा। तो जिसकी जैसी वाणी बजट पे उसकी वैसी भाषा वैसे भाव, उसमें क्या जवाब देना है? 16.5 लाख करोड़ का बजट था यूपीए का 2014-15 का। आज वो बजट बढ़ के हो गया है 53,54,000 करोड़। कितने गुने बढ़ा? 3.5 गुने। और हमारी इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। और मुझे ऐसे पार्टी से बहस पे बहस करना पड़ता है क्योंकि उनके नेता इस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं और प्रवक्ता मैडम उसको जस्टिफाई करती हैं कि डेड इकोनॉमी कैसे। अच्छा, आप इस पर भी चर्चा कीजिए। लगातार झूठे आंकड़े पेश किए गए कि ये घट गया, वो घट गया, ये घट गया, वो घट गया। मैं थोड़ा सा मैं भी लिख के लाया, मैं आ रहा हूँ। अरे मैं आ रहा हूँ। अरे मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ा सा क्लैरिटी रखिए ना मैडम। इतना हड़बड़ाने का क्या फायदा है? अभी एक एक करके मैं भी कुछ अच्छा बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद आप बोलते रहिए, मैं बता रहा हूँ। मैं अपने ही, अरे यार एक मिनट, इतना क्यों बेचैनी है? भाषा की मर्यादा। फिस्कल डेफिसिट 4.3%, कैपेक्स 12,20,000 करोड़, डेट टू जीडीपी रेशियो 83 to 85%, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बजट हमारा डेड इकोनॉमी है। 4 करोड़ हम घर दे चुके हैं। किसने मना किया था कांग्रेसियों को घर नहीं देने के लिए 70 साल में? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ 1972 सपना दिखाते दिखाते आ गया 2026। 25 करोड़ गरीबी को हमने कम किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के लाए, अपने काम में करके दिखाया। पीएम आवास योजना 32,500 करोड़ से बढ़ के 55,000 करोड़। पैसे घट गए, पैसे घट गए, आंकड़े ही बता रहा हूँ। अजय आंकड़े तो आंकड़ों पे ही चल रहे हैं अभी अब आंकड़ों पे चल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि कूड़े के पहाड़ पे अगर अरब का इत्र ला के डाल दीजिएगा तो उसके नहीं उसकी दुर्गंध खत्म हो जाती है। तो कांग्रेसियों का वही हाल हो गया है। मुझे अपने घर जाना है। कुछ भी करिए, इनको अपना देश डेड इकोनॉमी लगता है, इनको बाकी कुछ नहीं। इनको ट्रंप से आदेश लेने, वेनेजुएला से हम पहले तेल नहीं खरीदते थे। वेनेजुएला से हमारा आज का संबंध है।
ट्रंप ने बोल दिया कि ईरान से तेल नहीं खरीदेगा। अरे ईरान पे तो ऑलरेडी प्रतिबंध हो गया, हम तेल खरीदना बंद कर चुके। बजट पे कल 400 करोड़ का तेल खरीदते थे, उसको जीरो कर दिया गया, वो नहीं देखा। ट्रंप की बातें याद आ गई। गजब ट्रंप से प्यार है यार। ट्रंप की बात यहाँ बराक ओबामा से प्यार कर लेते हैं। उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसे स्टूडेंट है जिनको पढ़ने की आदत नहीं है लेकिन जबरदस्ती कर्टियस स्टूडेंट बनना चाहते हैं। बराक ओबामा की बात नहीं याद करते हैं, ट्रंप याद आ जाता है। आज के डेट में रिकॉर्ड हमारा एफडीआई, ये कह रही है कि एफडीआई घट गया, एफडीआई घट गया। आपको पता है ये कहते हैं कि इतना कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया, 245 करोड़। अरे 245 लाख करोड़ में हम फॉरेन से कितना कर्जा लिए हैं ये आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। फॉरेन डेट हमारा मात्र 3 से 7% है फॉरेन डेट, बाकी सब पैसे इसी देश से उठाए हुए हैं। ये नहीं बताती है ये लोग करके 245 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। अरे 245 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, हम विदेशों से कर्जा ले ही ले रहे हैं। अच्छा, हमारी अपनी संस्थाएं। दूसरी तीसरी चीज एक और बता के खत्म करता हूं। सिंपल बात है कि बेसिक फाउंडेशन इस देश की इकोनॉमी की बहुत स्ट्रांग है। इस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छे से बढ़ रही है, हर लोग को फायदा हो रहा है। पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा हो चुका है पिछले 10 साल में। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल के आ चुके हैं। एक खुशहाल पूरे विश्व को भारत में भरोसा है। बस कांग्रेस पार्टी को भारत में ही भरोसा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बात बताइए, वो सही तो कह रहे हैं। अपने यूपीए के टाइम से आप एनडीए को कंपेयर करेंगी, आप जीडीपी कंपेयर कर लीजिए, आप जीडीपी टू डेट रेशियो कंपेयर कर लीजिए, और बाकी सारी चीजें कंपेयर कर मैं लीजिए। बताती हूं आपको, हिंदुस्तान में 13 प्रधानमंत्री हुए थे मोदी जी के पहले, 13 ने मिलाकर 55 लाख करोड़ का डेट लिया था, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी उसको 245 लाख करोड़ पर अकेले ले आए। 165 लाख करोड़ उन्होंने अकेले कर्जा लिया। ये मोदी जी का कीर्तिमान है। इन्होंने कहा यूपीए के टाइम पे आ रही हूं, यूपीए के टाइम पर जी कुछ होता ही नहीं था। अरे 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो बजट 500 करोड़ का था। वो बढ़ते 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 कहीं पहुंचता है तो बढ़ रहा है बजट। इसमें कौन सी बड़ी बात है? उस बजट में भला किसका हो रहा है? इन्होंने कहा यूपीए के टाइम पर कुछ होता ही नहीं था, कांग्रेस की सरकारों में कुछ था ही नहीं, ये तो डब्बे के स्कूल में जाके पढ़कर डॉक्टर बन गए थे। अरे नेहरू जी ने 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद जब देश आजाद हुआ तो रोना नहीं रोया मोदी जी की तरह, नेहरू जी कुछ करने नहीं देते हैं, नेहरू जी ने ये कर दिया। नेहरू जी ने इस देश में आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाया, बार्क बनाया, डैम्स बनाए, इतने इंस्टीट्यूशंस बनाए। और यही नहीं बनाया, साहित्य कला अकेडमी बनाई, ललित कला अकेडमी बनाई। नेहरू जी ने यहां पर इंस्टीट्यूशंस बनाए, एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक मिनट, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी की फेक न्यूज फैक्ट्री बनाई। देखिए आप लोग एक बात से तो सहमत हो गए होंगे ना, नेहरू का मजाक हम लोग नहीं उड़ाते हैं, नेहरू को गाली भी हम लोग नहीं देते हैं, नेहरू को कैरिकेचर भी हम लोग नहीं करते हैं। मैडम ने कर दिया, इसके लिए इनकी ताली बजाइए भाई। हम लोगों ने नहीं किया, ताली बजाइए, ताली बजाइए। क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? नेहरू 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 मैंने थोड़ी ना किया यार। बजट का एक शब्द पढ़ा है। एक मिनट नेहरू की बात अरे नेहरू नेहरू आपने किया, मैंने थोड़ी ना किया। आपने बजट का नेहरू नेहरू मैंने नहीं किया भाई। बजट का एक आंकड़ा माना ये देखिए, ये दुखती रख पे हाथ रखते हैं, आदमी कैसे उछलता है देखनी है। अच्छा मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अब एक मिनट, सबसे पहले बताओ इस लोकतांत्रिक देश में एक बगल में बैठ गई है, कितना जोर जोर से बोल रही है, कान शीशे की तरह जा रहा है। आइए मुद्दे पर आइए। देखिए सिंपल बात है, इस देश के लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक हत्या सबसे पहले की गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कांग्रेस की मीटिंग में सरदार पटेल को चुना गया था प्रधानमंत्री बनने के लिए और बना दिया नेहरू को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे बुढ़वा काफ है, बुढ़वा काफ है। मैं बुढ़वा नहीं हूँ। कल इनके नेता से पूछा गया, प्लीज थोड़ी मर्यादा रखिए, प्लीज थोड़ा संयम रखिए। मर्यादा प्लीज लैंग्वेज मैं नहीं बोल रहा हूँ, लैंग्वेज क्यों बोल रहा हूँ? नहीं मैं दोनों को कह रहा मैं हूँ। राहुल गांधी बोल रहा हूँ तो सही नाम है, गलत नाम है तो बोलिए, आगे चेक कर लीजिए। आगे अरे बताइए ना, आप देखिए तुम तब पे आ गए, मुझे भाषा सिखा रही थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाए महादी हृदय कठोरा। इनका सुबह जब झूठ से शुरू होता है और शाम को खत्म होता है। सबसे पहली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद का क्या इफेक्ट है कि फराज की दुबई भी तुलसीदास की चौपाई बोलने लगे, गालिब को क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि मुसलमान बोलेंगे। गजब मिर्ची लगती है, मैं बोलना नहीं शुरू करता हूँ, एक खिला रहा था दूसरा खिलाने लगा। सबके स्वयंभू ठेकेदार, फर्जी ढोंगी हिंदू, चौपाई नहीं सुना पाए, ये असलियत है। अरे चलो, हमको कह रही है फर्जी ढोंगी हिंदू, कम से कम हिंदू तो बोल रही है। यहाँ पे हिंदू ही नहीं है। कौन हिंदू नहीं है? राहुल गांधी हिंदू ही नहीं है। सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, तुम मुझे राष्ट्रवाद और हिंदू का सर्टिफिकेट मत देना, बिल्कुल मत देना हिंदू का सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिंदू है, साबित कर दो। मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते, मतलब कश्मीरी पंडित हिंदू नहीं होते। कैसा आदमी है ये कैसा आदमी? बकवास होने देंगे, चौपाई नहीं सुना पाए, राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं, कहीं नहीं बोल रही। चौपाई नहीं सुना पाए। राहुल गांधी तुमसे बड़े हिंदू, राहुल गांधी कहाँ से हिंदू हो गए? बाप हिंदू ना माँ हिंदू, कहाँ से हिंदू हो गए भाई? इंपोर्टेड होता है क्या हिंदू? जिसके माँ बाप हिंदू नहीं होते वो हिंदू हो जाता है। नया लॉजिक सुनो। यहाँ तक चुनावों की बात, एक बार जानिए, चुनाव में हमारे आगे टिकते नहीं है। आज एक चीज हुआ ना, पाकिस्तान ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया इंडिया के साथ कि नहीं खेलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, 2-3 साल में यही होगा, लिख के देंगे ये लोग कि हम भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये हट जाएंगे अपने आप, क्योंकि ये जनता से रिजेक्ट होते जा रहे हैं, लाइन से जनता से रिजेक्ट हो जा रहे हैं। अभी ये कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आपके साथ मिलकर गए, गौरव वल्लभ,
बोल रहे थे, जानते हैं क्या कि राहुल गांधी को कोई 400 एमपी का जाकर समर्थन पत्र दे देगा ना, कहेगा कि ये लो 400 एमपी है तुम्हारे साथ, तुमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, तब भी वो नहीं बनेंगे क्योंकि उसको बनना ही नहीं। एक सेकंड बनना ही नहीं। one second, one second, बनना ही नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेसी बोल रहे हैं। अरे ये कांग्रेसी बोल रहे हैं, माना कि कांग्रेसी बोल रहे हैं। वैसे बजट का भाव भी नहीं राहुल गांधी जी को पता होगा। ये बजट 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 चिल्ला रहे हैं, बजट का भाव भी नहीं पता होगा। ये जो मुंह मिचिया के वो खैनी खा के मत बोलो, बजट का तुम्हें कितना पता है, सब समझ गए। नहीं, आप लोग कहते सब लोग समझ गए बजट का आपको कितना आप क्या है। लोग तो वाइन कल्चर में ना, वाइन कल्चर यहाँ पर सबको में, पता ये है। लोग वाइन कल्चर में, आईएनएस विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं। खैनी कहाँ से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। वाइन तुम्हारे घर की औरतें वाइन पीती वाइन होंगी, टाइम खत्म हो तुम्हारे गया। घर की औरतें पीती कौन होंगी पीता है? वाइन। कौन एक पीता है? ये सामने बात बता दिखता दूं। है। अब क्योंकि फोटो है, एक फोटो व्यक्ति निकालो, देखो, गूगल से दिखाओ नहीं, एक मिनट, मानस कौन जी, कौन एक वाइन मिनट। पीता है। मानस जी देखिए, अब ये एक महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत गंदा महिलाओं के चीज़ खैनी है। खैनी बोलेंगी, लेकिन अब मैं महिलाओं के जरूर वाइन नहीं आपको सुनेंगी। बताऊंगी। गजब अब मैं हालत बात है। बताऊंगी। महिलाओं के ये खैनी महिला से बोलेंगी, वाइन की बात महिलाओं के करेंगे। बाकी चीज बोलेंगी। यूपी बिहार से खैनी खैनी कर रही है। आज हिंदू धर्म के पीछे छिपे ढोंगी हिंदू जो कि गर्भगृह में वहां के साधुओं के घोर विरोध के बाद कैमरा लेके चले जाते हैं। सॉरी 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 सॉरी। अनुराग भदौरिया जी, पुलिस से एक सेकंड सवाल नहीं सुनिएगा क्या? पुलिस ही डिसाइड करेगी ना कि कैसे प्रशासन चलेगा, मेला अथॉरिटी तो डिसाइड करेगा। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 50 मीटर आप पैदल चले जाइए तो इसमें क्या दिक्कत? और वैसे भी इस स्नान में वो जो पालकी पे जाने का की प्रथा ही नहीं है। बात तो सही है। संत समाज का अपमान हुआ है, सनातन के बारे में बातें हुई, आप क्यों नहीं आ रहे डिफेंड करने के लिए? क्यों नहीं आप संत समाज की बात करना चाहते? पर रवि मुक्तेश्वरानंद जी ने तो मुझे कहा कि आपने भी उन पर काशी में बड़ी लाठियां बरसाई थी। अखिलेश जी ने, हाँ, थोड़ा रुकिए, मैं उन्होंने मुझे कहा मुझे ही तोड़ा था। मैं बता रहा हूं ना। तो उन्होंने कहा मुझे तोड़ा था। सवाल ये है कि आज शंकराचार्य जी के ऊपर अन्याय हुआ, किस तरह से उनके भटकों के ऊपर में उनको घसीटा गया, उनकी चोटी पकड़ के घसीटा गया। तो सवाल यह है कि जब उनके ऊपर अन्याय हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जिस तरह की मारपीट हुई है, क्या सनातन धर्म में किसी संत, साधु संत के साथ ऐसा होना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है कि हम नहीं साधु संत का बहुत सम्मान करते, नहीं करती है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जिस तरह की बातें हो रही है वहां पे, आप कह रहे हो कि नहीं, एक तरफ प्रशासन उनको लेटर भेज रहा है, आप शंकराचार्य नहीं है शंकराचार्य, मान लीजिए मैंने, संत तो हैं, तो संत का अपमान कर देंगे आप? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब सनातन की बात समाजवादी पार्टी करेगी, लेकिन राम मंदिर नहीं जाएंगे। जी, अगर पुलिस प्रशासन की बात है तो यहाँ पुलिस प्रशासन सेपरेट नहीं है। पुलिस प्रशासन को चलाता है राज्य सरकार, गृह मंत्री चलाता है, मुख्यमंत्री चलाता है, वो अलग नहीं हो सकता है। तो गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि लाठियां क्यों भागनी पड़ी। मैं लीजिए एक बार बोलने उसके बाद से उनका यही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, यही वो बार बार कह रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। धन्यवाद अंजना जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, अभी कांग्रेस ने कहा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि पुलिस जो है वो सरकार के अधीन होती है। तो इसका अर्थ ये माना जाए कि 2004 में काची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य जी को जिस प्रकार से मठ से निकालकर दीपावली की रात को लट्ठों से पीटते हुए जेल में बंद किया गया था, वो कांग्रेस की मानसिकता थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2015 के अंदर अभी मुक्तेश्वरानंद को ही बनारस के अंदर जिस प्रकार से दुर्गा विसर्जन के उस जुलूस में पीटा गया, गणेश विसर्जन के जुलूस में पीटा गया था, वो समाजवादी पार्टी की जो है वो मानसिकता थी। और 1966 में जिस प्रकार से करपात्री जी महाराज के साथ में हजारों गौ भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, ये भी कांग्रेस की मानसिकता थी। ये सच बात है इसका मतलब। और दूसरी बात, एक सेकंड भदौरिया साहब प्लीज समय दे दीजिए। और दूसरी चीज, माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने कुंभ की व्यवस्था की, उस कुंभ के अंदर जिसने जो देखा उसको वो मिला। वहां पर श्रद्धालुओं ने सनातन की शक्ति को देखा, जहां 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों ने स्नान किया, और आज भी 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या कारण है कि कुंभ और अर्धकुंभ में तो पेशवाई की व्यवस्था है कि वहां पर आप पालकी में जाइए, आप शाही स्नान के लिए जाइए, लेकिन ये नई व्यवस्था डालने का कारण क्या कि आप माघ मेले में जहां पर की रिस्ट्रिक्टेड है 2 नंबर गेट पे जिस प्रकार की मौनी अमावस्या पे भीड़ थी, वो ये बताता है कि कितनी भारी मात्रा में भीड़ थी। पिछली बार भगदड़ मची थी, भगदड़ हुई थी। कोई भी, एक सेकंड अंजना जी, अगर छोटा सा भी कोई इंसिडेंट हो जाता तो यही लोग गिद्धों की तरह खड़े होते और चिल्लाते कि योगी आदित्यनाथ जो व्यवस्था है वो खराब है। अब देखिए, कमाल ये है कि अभियुक्त स्वामी जी की, क्या बोला तूने? अभियुक्त स्वामी जी की अपमान हुआ। अरे नाम बताओ ना सर, नाम क्या है पूरा बताइए। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हो? शंकराचार्यों के नाम बताइए। सुनिए मेरी बात, चारों अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। बस हवा निकल गई। ये वो लोग हैं जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की, जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की बात कर रहा हूँ, तो उनका बीपी हाई हो रहा है। उनको शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। क्या आप उनको शंकराचार्य नहीं मानते हो? मैं अपना जवाब दे दूं, ये बोलोगे आज शंकराचार्य जी को
शंकराचार्य के भटकों के ऊपर में इन्होंने लाठी सभी पार्टियों को अगर सत्ता के साथ दोनों शांत हो जाए। अरे आशुतोष जी बोलिए उसका। अनुराग जी आप ही के पास आऊंगी। अनुराग जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके चरण अरे छूऊंगा सुनिए यहाँ मेरे पर। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। मैं चरण छूऊंगा आपके बताइए। एक मिनट अब मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य जी का नाम बता दीजिए, ठीक है, यही तो सवाल है इनका। चूंकि ये मेरी बात हो जाने दो। अच्छा आप बता दो पहले, फिर मैं बताता हूँ। चलो बताओ, बताइए मलूक जी, बताइए बताइए बताइए, चलिए बताइए चारों का बताइए, बताइए चारों का। फुटबॉल के लिए फुटबॉल। अच्छा आप अनुराग जी चारों शंकराचार्य के नाम बता रहे हैं। सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, सीधी सी बात कह रहा हूँ, मैं धर्मगुरु नहीं हूँ। बस एक ही का नाम याद रहता है। होने दीजिए, ये धर्मगुरु है। आशुतोष आप नहीं आप धर्मगुरु से बचा रही हूँ, फंस रहे हो भाई। फिर पूछेंगे, मैं पूछूंगा, उनसे पूछूंगा। चलिए आप ये छोड़िए, नाम मत बताइए, ये बता दीजिए उत्तर में कौन सा मठ है, दक्षिण में कौन सा मठ है, पूर्व में कौन सा, पश्चिम में कौन सा, ये बता दीजिए। मैं नहीं बताऊंगा। सवाल ही नहीं सुनना चाहते। अब आप धर्मगुरु सुनिए। आशुतोष जी एक मिनट रांझना जी, मैं आपको बचा रही हूँ। धर्मगुरु सवाल मुझसे अनुराग जी आप मुझ पर शक करते हैं। धर्मगुरु हैं। अब मैं इनसे सवाल पूछूं अभी राजनीति का या किसी संस्कृति का या शास्त्र का, तो जवाब दे देंगे क्या? जवाब दे देंगे क्या? किसी इतिहास का जवाब दे देंगे क्या? हाँ, सनातनी को पता है कि चारों मठ कौन से हैं, ये याद रखिए। अगर आप सनातन का झंडा लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले सनातन को समझिए। केवल इफ्तारी करने से सनातन की सेवा नहीं हो सकती। आपको सुनो। अच्छा मुझे नहीं मालूम था किस हिंदू धर्म में लिखा हुआ, किस पुराण में लिखा हुआ, किस उपनिषद में लिखा हुआ, किस वेद में लिखा। मैंने तो सब पढ़ा है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि अगर आप राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे तो आप सनातनी नहीं। कहां लिखा हुआ? कहीं लिखा हुआ? फेक रिलीजियोसिटी ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया कि आप सनातनी नहीं है। अरे शंकराचार्य के शिष्यों को, भटकों को हमारे चुटिया नहीं कहते, उनको शिखा कहते हैं। शिखा कहते हैं। ब्रह्मरंध अरे उसी का अपमान हुआ है, उसी का अपमान हुआ है, उसी का अपमान सहन कर रहे हैं। शिखा देखा आप जबरदस्ती चिखा चिल्ली कर रहे हैं। भाई चुटिया और शिखा में फर्क होता है। एक मिनट, चुटिया और शिखा में फर्क होता है। ये समझ जाएंगे तो हिंदू धर्म भी समझ जाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? क्या आज के पहले कभी किसी भी शंकराचार्य को कहा गया था आप पालकी से उतरिए पैदल जाइए? अगर कोई उदाहरण तो मुझे दे दीजिए आप लोग। है ऐसा कोई उदाहरण? और एक बात और समझिए, गौ हत्या के खिलाफ चारों शंकराचार्य एक मंच पर आकर आंदोलन छेड़ने वाले हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के रहते हुए अगर गो हत्या के संदर्भ में, अगर गो मांस के एक्सपोर्ट में अगर दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है, इसकी जिम्मेदारी इन्होंने बोला, इसकी जिम्मेदारी मैं आशुतोष जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इनको बता दूं कि कुंभ और अर्धकुंभ में ही पेशवाई निकालने का प्रावधान है। हमारे माघ मेले में आज तक कभी भी किसी प्रकार का कोई भी पदवी ये नई परंपरा थी जो कि आप यहाँ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया करके हिंदू समाज को मत तोड़िए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भ्रम मत फैलाइए। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया। मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आज की जो डिबेट है इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है क्या दलितों, पिछड़ों के साथ और जनजातियों के साथ क्या हजारों साल से भेदभाव नहीं हो रहा था? क्या उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा था? जो ये कहता है कि अत्याचार नहीं हो रहा था, या तो वो झूठ बोलता है या फिर उसकी अंतरात्मा कहीं चली गई। हजारों साल से दलितों, पिछड़ों के साथ भयंकर तरीके का अत्याचार हो रहा था, है, अभी भी है। रोजाना हम किस्से सुनते अखबारों के अंदर, कभी किसी दलित के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है, कभी किसी को घोड़े पे चढ़ने में उसके मूंछ काट ली जाती है, रोज अत्याचार होता है। तब समझ में नहीं आता इन लोगों की अंतरात्मा क्यों नहीं जागती है। क्योंकि हमारा समाज भेदभाव से पूरी तरीके से लैस समाज है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहा था। और यही बात पेरियार भी कहते हैं। तो इसको जो इस बात को नहीं मानता वो या तो सच को स्वीकार नहीं करना चाहता या कहीं और। आशुतोष एक सेकंड, देखिए इसमें कोई डिबेट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछड़ी जातियों के साथ, SC ST के साथ भेदभाव बरसों से, दशकों से ऐतिहासिक तौर पर होता है। इसीलिए उनको आरक्षण भी दिया गया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सरकारी नौकरियों में, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में दिया गया। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है और आपने मेरा पहला सवाल भी आपने गोल कर दिया। आशुतोष बोलिए, आप तो विश्लेषक हैं, खुलकर बोलिए। आशुतोष बोलिए कि राजनीतिक पार्टियां इस पर इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको डर है, सवर्णों के पक्ष में बोलेंगे पिछड़ा नाराज होगा, पिछड़ों के पक्ष में बोलेंगे सवर्ण नाराज होगा। बोलिए ना। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को खुलकर इस UGC बिल के साथ होना चाहिए। अगर अरिथमेटिक कोई उदाहरण है तो इस देश के अंदर अपर कास्ट की संख्या 14% के आसपास है। पिछड़ों की संख्या 50% के आसपास है। अगर लोकतंत्र को समझते हैं तो 50 के साथ रहेंगे, 14 के साथ रहेंगे, तय कर ले वो। ये तो राजनीतिक पार्टियां मूर्खता कर रही हैं। खैर मैं इस डिबेट पे नहीं जाता।
दूसरा सवाल, जो ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये सवर्णों के खिलाफ है, मैं पढ़ देता हूं नोटिफिकेशन का अनुच्छेद 3 और पैरा ग पे है। ग पे लिखा हुआ है, जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। इसका मतलब क्या है? अगर पिछड़ी जाति का भी कोई व्यक्ति किसी अपने से पिछड़ी जाति के खिलाफ अगर जातिगत आधार पर भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दलितों में भी अगर कोई ऊंची तबके का दलित दूसरे तबके के दलित के खिलाफ अगर भेदभावपूर्ण व्यवहार करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात, जो ये बड़े पैमाने पर फैलाने की अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल इसमें अगड़ों का तो कहीं कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ये जो कमेटी है, इस कमेटी में साफ तौर पे ये जो कमेटी बनेगी उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि दरअसल जो पदेन अध्यक्ष है वो कौन है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो इसके पदेन अध्यक्ष है। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो 38 वाइस चांसलर है वो अपर कास्ट के हैं, 5 ओबीसी हैं, 1 दलित और 1 जनजाति समुदाय से आते हैं। ठीक है। इसके बाद ये कि 3 प्रोफेसर, सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ प्रोफेसर इसके होंगे। हाँ। अगर आप प्रोफेसर की लिस्ट यूनिवर्सिटीज में निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% प्रोफेसर अपर कास्ट के हैं, 10% बड़ी मुश्किल से उसमें SC ST और ओबीसी समाज के होंगे। इसके बाद कहा गया कि 1 स्टाफ मेंबर होगा, 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी होंगे, 2 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 1 कोऑर्डिनेटर होगा। पॉसिबिलिटी यह है कि 6 में 80% संभावना यही, 90% संभावना है कि अपर कास्ट के लोग होंगे। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। नहीं आशुतोष, एक सेकंड, नहीं आप आधा सच बता रहे हैं आशुतोष। नहीं, आपने, मैं बता रहा हूं कैसे, आपने 6 नंबर पढ़ा, आप 7 नंबर पढ़िए उसी नोटिफिकेशन का। इसमें साफ साफ लिखा है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी अगर ये समिति जो बनेगी जिसमें 7 मेंबर कम से कम होंगे, अगर आप ये गिन लीजिए, इन सात में आपको 1 पिछड़ा वर्ग लेना पड़ेगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जरूर लेना पड़ेगा। तो 3 तो जरूरी होंगे, मस्ट होंगे। मानक एक बात समझिए, जिस कमेटी का चेयरमैन पॉसिबली अपर कास्ट का होगा और 3 सीनियर प्रोफेसर होंगे वो भी अपर कास्ट के होंगे, तो क्या आप मानते हैं कि वो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होगा? और कमेटी क्यों बनाई गई है कि अगर किसी तरीके की कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच पड़ताल करेगी। उसके बाद जो एक्यूज्ड है उसको 1 महीने के अंदर ओम्बड्समैन के पास जाना पड़ेगा, वो अपील सुनेगा। और अगर ओम्बड्समैन को लगेगा कि कहीं झूठी की गई है तो वो खारिज भी हो सकती है। मेरा कहना यह है कि ये जानबूझ के जो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। कभी आपने सुना किसी ब्राह्मण के खिलाफ भेदभावपूर्ण कोई टिप्पणी हुई है? अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? क्या कभी किसी आपने ये टिप्पणियां सिर्फ जातिगत आधार पे पिछड़ों के साथ क्यों होती हैं, दलितों के साथ क्यों होती हैं? मैंने तो आज तक नहीं सुना कि जाति के आधार पे किसी दुबे जी के खिलाफ या वाजपेयी जी के खिलाफ या शुक्ला जी के खिलाप कहीं कोई टिप्पणी हुई। आशुतोष, आपने अलंकार अग्निहोत्री का आज के सारे वीडियो देखें जिसमें वो बता रहे हैं कि फोन पर कोई डीएम को कह रहे थे ये साला पंडित क्या कर रहा है। मैं माफ कीजिए, मैं इन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मानक, मुझे लगता है कि हम इतिहास को नहीं समझते या अपनी सभ्यता को नहीं समझते। जिस तरीके से जातिगत शब्द आधार पर पिछड़ों दलितों के साथ रोजमर्रा की भाषा में बात किया जाता है, मैंने नहीं सुना कभी किसी ब्राह्मण, मैं खुद अपर कास्ट का हूं, आज तक मैंने ये महसूस नहीं किया किसी ने मेरे साथ किसी ओबीसी तबके ने, किसी दलित तबके ने मेरे साथ किस तरीके की बात की। ओके, मैंने मान लिया। रोजाना किसी दलित के साथ, किसी जनजाति के साथ, किसी ओबीसी के साथ भाषा के आधार पर रोजमर्रा की बातचीत में मैंने मान लिया। आशुतोष, मैंने मान लिया अगड़ी जातियों के साथ जातिगत आधारित भेदभाव नहीं होता, टिप्पणियां नहीं होती, प्रताड़ना नहीं होती, मैंने मान लिया। लेकिन आशुतोष, आपको नहीं लगता कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो पकड़े जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? वो प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। बस कंप्लेंट करते जाओ, जिसके मन में जो आए जो कंप्लेंट कर दो। मानक, एक बात समझिए, अरे एक बार तो हमारे वाजपेयी जी बैठे हुए, दुबे जी बैठे हुए, शुक्ला जी बैठे हुए हैं, एक बार तो कम से कम ये कहें कि हजारों साल से दलितों पिछड़ों के साथ जानवरों से ज्यादा बदतर अत्याचार किया गया है। एक बार तो बोलिए, पश्चाताप तो करिए कभी। झूठ बोल रहा है। मैंने तो नहीं सुना आज तक। कम से कम ये सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। मतलब आशुतोष, क्या आप भी कंचना वाली बात कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तौर पर सदियों से जो अगड़ी जातियों के लोगों ने पिछड़ी जातियों के लोगों को परेशान किया, उसके लिए अगड़ी जातियों के छात्रों को आज फंसाया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं आज उनको भुगतना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो हजारों साल से जो अत्याचार हो रहा था, क्या इस पर एक बार तो पश्चाताप होना चाहिए? नहीं पश्चाताप होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं, सब मानते हैं कि अत्याचार हुआ। किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाने से रोका गया। आज झूठी शिकायत करने के लिए क्या सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? कोई प्रोटेक्शन अगड़ी जातियों के छात्रों को नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आनंद दुबे, क्या वाकई ये यूजीसी के नए नियम जो है वो सही है एकदम? क्योंकि भैया ये तो क्लियर है ना आनंद दुबे, ऐतिहासिक तौर पर
जो प्रताड़ित किया गया तो पिछड़ी एससी एसटी जातियों को ही किया गया ना, तो जाहिर है उन्हीं को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगड़ों को क्या जरूरत है प्रोटेक्शन की भाई? मानक भाई नमस्ते। हमने बचपन से एक ही संस्कार अपनाया है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन कुछ लोगों की आंखों में हम हाथ से नहीं खटक रहे हैं। हम बाजीराव बल्लाड़ बनकर जब देश सेवा करते तब भी खटकते हैं, हम मंगल पांडे बनकर देश की आजादी की लड़ाई में कूद जाते हैं तब भी खटकते हैं, हम चंद्रशेखर आजाद बनकर आजाद जी और आजाद मरते हैं तब भी खटकते हैं, और आज 2026 में भी खटक रहे हैं। आप हमारी योग्यता को कुचल नहीं पाओगे, कितनी भी कोशिश कर लो इस अंधे कानून को लाने की, ला नहीं पाओगे। ये अंधा कानून लाकर किसको बरकराना चाहते हो, किसको खुश करना चाहते हो? क्या सवर्ण समाज की योग्यता को नकार दोगे? अभी कोई कह रहा था कि यूनिवर्सिटी के 40 से ज्यादा यूनिवर्सिटी पर वाइस चांसलर सवर्ण समाज के बैठे हैं, तो क्या पकौड़ी तल के बैठे हैं क्या वहां? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेहनत करके आंखों को फोड़कर पढ़ाई करके वहां पहुंचे हैं। ये जो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी आते हैं चुनकर, ये क्या ऐसे ही आते हैं सो के नींद में स्वप्न देखकर? आंखों को फोड़ते हैं, जागृति लाते हैं, पढ़ाई करते हैं, रात दिन विषय को समझते हैं, तब वो आते हैं ना। आपने भेदभाव के नाम पर आपने पूरे देश को ही बांट दिया। आप ये कैसे तय कर सकते हो कि एक तरफ एसटी एससी ओबीसी एक तरफ और सवर्ण समाज एक तरफ? जिस स्कूल जिस कॉलेज में हम पढ़ाई कर बड़े होते हैं, हमारी बेंच पर बैठकर कोई अलग समाज का व्यक्ति भी चाय पीता है, खाना खाता है, हमें पता ही नहीं होता। हम तो दोस्त होते हैं, हम मित्र होते हैं। ये विश्वविद्यालय में लाने का दुस्साहस आपके मन में आया कहां से? आप मतलब भ्रूण हत्या करना चाहते हो इस समाज की, एक ऐसे समाज की, एक ऐसे समृद्ध समाज की जिसे दुनिया को दिशा देने की ताकत रखी है और दुनिया को दिशा दी हुई है। आप ये कैसे तय कर सकते हो कौन आनंद दुबे होगा, कौन फलाने होगा, कौन क्या होगा? ये सोची समझी एक चाल है, रणनीति है इस देश को तोड़ने की। बात तो सही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।